हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो अपन बात करेंगे वो गैमेटोजेनेसिस के ऊपर गैमेटोजेनेसिस के पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, जिसके ऊपर अपन ने ये देखा था कि एग कितने टाइप के होते हैं। तो एग का जो अपन पहले जिस आधार पे वर्गीकरण करेंगे वो आधार है मात्रा और वितरण। ठीक है, योग की मात्रा और वितरण के आधार पर अपन एग को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, जिसमें पहला जो है अपन कहते हैं अपना जो टॉपिक है आज का वो है टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी कि योग के वितरण और उसकी मात्रा के आधार पे एगो का वर्गीकरण। ठीक है, तो एगो के जो प्रकार है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? योग के वितरण और उसकी मात्रा के आधार पे। तो इसका जो सबसे पहले आता है वो आता है एपिथिकी या इसे कहते हैं एलेसिथल। एलेसिथल एग या एपिथिकी एग ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर योग बिल्कुल नगण्य मात्रा में पाया जाता है। वो क्या कहलाता है? एलेसिथल एग कहलाते हैं। ये पारभासी टाइप के होते हैं, पारभासी के आकार के, पारभासी युक्त होते हैं, पारभासी दिखाई देते हैं। ठीक है, पारभासी दिखाई देते हैं। और ये जो ऐसे एग जो होते हैं वो उच्चतर स्तनियों जिनमें अपरा पाया जाता है, उच्चतर स्तनियों के अंदर या हायर मैमल्स के अंदर पाया जाता है, जिनमें प्लेसेंटल मैमल्स को भी इंक्लूड किया गया है। प्लेसेंटल मैमल्स या अपन बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट होता है वो विविपेरिटी के अंदर या अपन कहते हैं प्लेसेंटा के यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होने के कारण उनको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है वो मदर सेल्स के अंदर प्लेसेंटल सेल्स होती है, वो क्या करती है? उनको न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग है एलेसिथल टाइप के एग, वो हायर मैमल्स के अंदर जिनमें अपरा पाई जाती है, प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसे एग्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एग होते हैं उनके अंदर अल्प मात्रा में पीतक उपस्थित होता है। पीतक उपस्थित होता है, इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो अल्प अपितिकीय एग है उनको अल्पपितिकीय में शामिल करते हैं। अल्पपितिकी या माइक्रोलेसिथल एग के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एग जिनके अंदर सूक्ष्म मात्रा में योग उपस्थित होता है उनको माइक्रोलेसिथल कहा जाता है। और जो अपन बात करते हैं एलेसिथल एग, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो किसी भी प्रकार का एग होता है उसके अंदर अल्प मात्रा में पीतक उपस्थित होता ही है, इसीलिए एलेसिथल एग को भी माइक्रोलेसिथल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आता है सेकंड टाइप का एग, वो आता है अपना अल्पपितिकी या माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल
यानी कि इस प्रकार का एग जिसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में योग उपस्थित होता है उनको माइक्रोलेसिकल एग कहते हैं। यह भी पारभासी प्रकार के दिखाई देते हैं, पारभासी प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसमें इसका अगर एग्जांपल देखते हैं अपन तो सी अर्चिन में एम्फिओक्सिस के अंदर, सी अर्चिन में एम्फिओक्सिस के अंदर इस प्रकार का ये एग पाया जाता है जिसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में योग उपस्थित होता है। ठीक है, अगला आता है मीजोलेसिकल या मध्यम पित्त की। ये इसका नाम है मीडियल लेसिकल, मीडियल लेसिकल। इस टाइप के एग में ना तो अधिक मात्रा में योग पाया जाता है, ना ही कुछ सूक्ष्म मात्रा में एक पाया जाता है। इसमें मध्यम आकार का योग उपस्थित होता है, इसीलिए इसको मीजोलेसिकल या मीडियल लेसिकल के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलेसिकल से ज्यादा और टीलोलेसिकल या जिसे अपन कहते हैं पोलीलेसिकल या मैक्रोलेसिकल से कम मात्रा में इसमें योग पाया जाता है। इस प्रकार के एग को अपन मीजोलेसिकल एग कहते हैं। इस श्रेणी में अंडे वे अंडे आते हैं जिनमें पित्त की मात्रा न तो बहुत कम होती है और न ही बहुत अधिक होती है। इस तरह के अंडे पेट्रामाइजोन, डिप्लोई तथा एम्फीबिया वर्ग के अंदर दिखाई देते हैं। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल अपन लेते हैं वो कौन सा है, पेट्रामाइजोन और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसका अपन बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। इस प्रकार के और टोड्स के अंदर इस प्रकार का मीजोलेसिकल टाइप का एग पाया जाता है जिसके अंदर पित्त की मात्रा बहुत अधिक ना होकर बहुत अधिक भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, मध्यम आकार का उसमें योग पाया जाता है, उनको कहा जाता है मीजोलेसिकल। अगला और अंतिम टाइप का जो आता है वो है आपके जिसको कहा जाता है बहुपित्तिकी या मैक्रोलेसिकल। ऐसे एग्स या ऐसे अंडे जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है मैक्रोलेसिकल या बहुपित्तिकीय एग्स कहलाते हैं। इस प्रकार के एग अपन जो देखते हैं वो अपन जो फॉल्स जो होते हैं या हैंस मुर्गियों के अंडों के अंदर इस प्रकार का या एवीज जो अपने फाइलम की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं तो एवीज और रेप्टाइल्स के एग जो होते हैं वो मैक्रोलेसिकल टाइप के एग्स होते हैं। ठीक है, और ये इन श्रेणी में आने वाले अंडों में पित्त की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस तरह के अंडे उपास्थिल व अस्थिल मछलियों, रेप्टाइल्स में एवीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उपास्थिल मछलियों और अस्थिल मछलियों, रेप्टाइल्स व एवीज के जो एग होते हैं वो मैक्रोलेसिकल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन आए आपके कि उपास्थिल मछलियों के अंदर किस प्रकार के एग पाए जाते हैं तो मैक्रोलेसिकल, और अगला जो है आपके उपास्थिल और अस्थिल मछलियों के अंदर किस प्रकार का एग पाया जाता है तो दोनों के अंदर किस प्रकार का पाया जाएगा, मैक्रोलेसिकल। एवीज के अंदर मैक्रोलेसिकल और रेप्टाइल्स के अंदर भी मैक्रोलेसिकल टाइप के एग्स
पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनके योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। अब इनके अंदर जो आवरण पाया जाता है, जो अपन बात करते हैं सिमेट्री के बेस पे भी इनको दो भागों में बांटा गया है। सिमेट्री जब अपन बात कर रहे थे कल की इनके ग्रोथ फेज के अंदर की, इसके अंदर बाइसिमेट्री होती है या बाइलेटरल सिमेट्री होती है या होमोजीनियस टाइप के ये होते हैं, तो उनके बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगला जो है आपके वो है पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों के प्रकार। ठीक है, तो पहला तो अपन ने किसके अमाउंट के बेस पे देख लिया। ठीक है, अपन ने किस प्रकार से देखा है इसको, दो भागों से देख रहे हैं अपन। पहला तो है अपना टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। ठीक है, तो अपन अमाउंट के बेस पे कि इसके अंदर जो अमाउंट के बेस पे देखते हैं तो जिसमें अधिक कम मात्रा में है ही नहीं वो तो एलेसिटल, जिसमें बहुत कम मात्रा में है माइक्रोलेसिटल, जिनमें मध्यम आकार का है मीजोलेसिटल, और जिनमें बहुत अधिक मात्रा में है वो मैक्रोलेसिटल। अब बात करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कि उनके अंदर किस प्रकार से वितरित है, पूरे एग के अंदर वितरित है, उनके न्यूक्लियस के अंदर वितरित है, या केंद्र के अंदर वितरित है, परिधि की तरफ के अंदर वितरित है। तो उस प्रकार के बेस पे अपन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो ये तो जो था अपना वो था basis on the amount। सॉरी, अपन इसको ऐसा न लिखे, ऐसे कर सकते हैं टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब जो सेकंड आएगा वो है अपना टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, एक तो होमोजीनियस, या होमोलेसिटल, या कहते हैं इनको आइसोलेसिटल। मैंने अपन कल जो पिछली क्लास बात किए थे उसमें बात किए थे इसकी, होमोलेसिटल या आइसोलेसिटल किसे कहते हैं, या आइसोलेसिटल। एक जो इसका टाइप है वो है सेंट्रोलेसिटल, सेंट्रोलेसिटल। ठीक है, और एक है टीलोलेसिटल। टीलोलेसिटल। अब देखिए अपना जो पहला है होमोलेसिटल। होमोलेसिटल के अंदर अपन बात करते हैं तो होमोलेसिटल एग किस प्रकार के होते हैं कि उसके अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे एग के अंदर फैला हुआ रहता है। और ये इसके अंदर जो एग्स आते हैं वो आते हैं माइक्रोलेसिटल टाइप के एग आते हैं, जिनका जो योग जो योग होता है वो पूरे एग के अंदर फैले हुए रहते हैं, इसलिए इनको होमोलेसिटल कहते हैं। ठीक है, समान रूप से पूरे एग के अंदर फैले रहते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। ठीक है, तो जिन अंडों में पित्त का वितरण पूरे अंडे में समान रूप से होता है उसे समांगीय समपित्तकीय या होमोलेसिटल या आइसोलेसिटल के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है सेंट्रोलेसिटल। इस प्रकार के जिन्हें होमोलेसिटल के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार के लेसिटल के अंदर माइक्रो या अल्प पित्तकीय एग्स को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है सेंट्रोलेसिटल। ऐसे एग्स जिनके अंदर पित्तक का जो वितरण होता है वो केंद्र के मध्य में होता है, ऐसे एग्स को सेंट्रोलेसिटल के नाम से जाना जाता है। और इनके अंदर जो
इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सभी इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। सभी इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट वर्ग के जो भी जीव है वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो सेंट्रोलेसिकल होता है, यानी कि उनके अंदर जो एग, जो पीतक या जो योग प्रेजेंट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कहा जाता है सेंट्रोलेसिकल। अब आती है टीलोलेसिकल की बात, यानी कि जिनके अंदर दूर्व के रूप में, दूर्व की तरफ या वेजिटल पोल की तरफ योग उपस्थित होता है, उनको टीलोलेसिकल कहते हैं। किसी एक दूर्व की तरफ योग उपस्थित होता है उनको टीलोलेसिकल कहा जाता है। दूर्व पित्तकीय या टीलोलेसिकल वे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि इसके अंदर जो एग आएंगे वो कौन से आएंगे, मैक्रो लेसिकल। ये तो कंफर्म है। कहने का मतलब ये टीलोलेसिकल के अंदर दूर्व पित्तक पाया जाता है, दूर्वीय पित्तक पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन दूर्व के रूप में होता है, जिसमें एक तरफ तो होता है एनिमल पोल और दूसरी तरफ होता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल की तरफ योग उपस्थित होता है और बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसीलिए इसमें जो एग आते हैं वो मैक्रोलेसिकल के आते हैं। और मैक्रोलेसिकल के अंदर जो एग आते हैं वो एवीज, उपास्थल मछलियां, एस्थल मछलियां और रेप्टाइल्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं। इनके जो एग होते हैं वो टीलोलेसिकल टाइप होते हैं, यानी कि इनके अंदर दूर्व पाए जाते हैं। और दूर्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो होता है इनका एनिमल पोल, और दूसरा होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल तो क्या होता है, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, वो तो होता है एनिमल पोल। और वेजिटल पोल जो होता है जिसके अंदर खाद्य पदार्थ कणिकाएं में युक्त कणिका के रूप में या रिक्तिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं, वो होते हैं आपके वेजिटल पोल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो आपके यही देखा है कि वह अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा अंडे में समान रूप से वितरित न होकर अंडे के एक दूर पर एकत्रित हो जाती है, तो इन्हें दूर पित्तकीय या टीलोलेसिकल के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो वितरण होता है वो पूरे एग में या उसके सेंटर में ना होकर किसी दूर की तरफ पीतक का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, टीलोलेसिकल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपके types of egg on the basis of amount and distribution of yolk। यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक है अपने वो है अंड झिल्लियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। कोशिश करते हैं आज ही इस लेसन को कंप्लीट कर लें, फिर अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो करेंगे फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो एग के अंदर तीन प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि अपन बात करते हैं स्पर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कवर नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता, जबकि इसके ऊपर तीन प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है जो एग को सुरक्षित करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो आती है वो अंड कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है। अंड कोशिकाओं तथा कोशिका कोशिकाओं के मध्य इसका निर्माण होता है, जो इन दोनों के द्वारा ही बनाई जाती है, जिसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकोसोलिराइड की लेयर पाई जाती है जो प्राइमरी मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। लेकिन बाद में इसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो कहां से होते हैं, कोर्टेक्स पार्ट से आते हैं। अपन ने होमोजीनस एग्स के बारे में पढ़ा था, होमोलेसिकल के अंदर जिसमें योग समान रूप से फैला हुआ होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। उसमें जब अपन ने देखा था कि उसके अंदर एक तो
म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जा रही थी और दूसरी पाई जा रही थी उसके अंदर बाहर की तरफ जो परिधि की तरफ जो काचाभ द्रव्य भरा हुआ था उसमें के अंदर प्रोटीन फाइबर्स उपस्थित थे। तो इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, वो इसका निर्माण करती है। फिर धीरे धीरे इसमें प्रोटीन फाइबर्स आ जाते हैं जो इस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये झिल्लियां अंड तथा पुट्टिका कोशिकाओं के मध्य अंड या ओवम तथा पुट्टिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। प्रारंभ में ये झिल्लियां म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है जिनमें बाद में तंतुमय प्रोटीन्स जमा हो जाती है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कहलाती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दूसरी आती इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है कि इनके अंदर जो अंड कोशिका और पुट्टिका कोशिकाएं जो होती है उनके मध्य इनका निर्माण होता है और इनके द्वारा इनका निर्माण जो होता है वो पुट्टिका कोशिका द्वारा स्त्रावित करके इनका निर्माण किया जाता है। प्रारंभिक में ये किसकी बनती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनती है, जिसके बाद में तंतुमय या फाइब्रिल प्रोटीन्स इनसे अटैच हो जाती है और ये प्राइमरी झिल्लियों का निर्माण करता है, जिनको अलग अलग स्पीशीज में या अलग अलग जीवों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला जो आता है वो कहलाता है वाइटेलो मेम्ब्रेन या वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। दूसरे जो नाम से जाना जाता है वो कहलाता है जोना रेडिएटा। ठीक है, इस प्रकार से ये जानी जाती है। पहली तो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तीसरी जो होती है वो होती है जोना प्लेसिटा पेलुसिडा। फोर्थ जो होती है वो होती है आपकी जेली एनवलप। ठीक है, ये चार मेम्ब्रेन, इसको चार नामों से जाना जाता है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण अपन ने देखा कि वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का जो या अपन कहते हैं कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंड कोशिकाओं और पुट्टिका कोशिकाओं के मध्य में इसका निर्माण होता है। पुट्टिका कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित म्यूकोपॉलीसेकेराइड के द्वारा इसमें निर्माण होता है, लेकिन बाद में इसमें तंतुमय फाइबर्स मिल जाते हैं जो इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की जब अपन बात करते हैं तो ये झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है जो सामान्यतः किन में पाई जाती है? ट्यूनिकेट्स, मछली, कीटो, एम्फीबियंस, मोलस्का और साथ में पक्षीवाल के अंदर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर बात करते हैं अपन जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा जो होती है वो उपास्थीय मछलियों या बात करते हैं शार्क मछलियों के अंदर जब अपन माइक्रोस्कोप से इनको देखते हैं तो ये अपन को सीधे स्ट्रेट आकार में दिखाई देती है, लेकिन जब इनको अपन सूक्ष्म माइक्रोस्कोपी की मदद से देखते हैं तो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपी की मदद से इनको देखने पर ये अपन को रेखित संरचना में विकासशील दिखाई देती है। विकासशील अंड कोशिकाओं के सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविली, इनकी जो अंड कोशिकाओं के अंदर जो ओवम के अंदर अंड कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर विकासशील माइक्रोविलीज पाई जाती है, उनके कारण ये अपन को रेखित दिखाई देती है। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको माइक्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल के नाम से जाना जाता है।
माइक्रोपाइल्स कहते हैं। और जब निषेचन का समय आता है तो इन माइक्रोपाइल्स, इन छिद्रों के द्वारा ही स्पर्म एंटर करता है। ठीक है। जोना प्लेसूडा, जोना प्लेसूडा जो होता है ये आवरण बहुत से स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पाया जाता है तथा पारवासी दिखाई देता है। निषेचन के समय शुक्राणुओं को जोना प्लेसूडा के द्वारा को क्रॉस करके फिर इम्प्लांटेशन करना पड़ता है किसमें, एग के अंदर। ठीक है। अगली जो आती है जेली एनवलप। जेली एनवलप जो होता है ये पाई जाती है आपके, ये जेली समान होती है तथा ये आवरण काफी मोटा होता है। यह आवरण इकाइनोड्रमेटा एवं समुद्री इकाइनोड्रमेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, इकाइनोड्रम्स के अंदर पाई जाती है। अगली जो आती है वो आती है अपनी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये एग मेम्ब्रेन सभी जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है। प्राइमरी सभी में पाई जाती है, सेकेंडरी सभी एग में नहीं पाई जाती, सभी जीवों के एग में नहीं पाई जाती। और इसका जो निर्माण होता है पुटिकीय कोशिकाओं से ही इसका निर्माण होता है, उसके स्त्रावन से इसका निर्माण होता है, जो सभी जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती। इसे द्वितीयक झिल्ली कहते हैं। ये किस किस में पाई जाती है, कीटो एम्फीबियंस, साइक्लोटॉन्स के अंदर ये पाई जाती है। फिर आती है थर्ड, जिसे कहते हैं टर्सरी या टर्सरी सॉरी, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। टर्सरी एग मेम्ब्रेन ये बाह्य और अंतिम एग मेम्ब्रेन होती है, जो बाह्य आवरण होती है एग का। ठीक है। ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हम बात करते हैं ये झिल्लियां जिनका निर्माण अंडवाहिनी या अन्य किसी मात्रक सहायक जनन अंगों से होता है। ठीक है। इस एग मेम्ब्रेन के लिए ना तो अंड कोशिकाएं भाग लेती है और ना ही पीतक कोशिका सॉरी जिन्हें अपन कहते हैं पुटिका कोशिकाएं भाग लेती है। इसके अंदर जो भाग लेती है वो अंडवाहिनियां भाग लेती है और साथ ही साथ कुछ मात्र कोशिकाएं भाग लेती है, यानी कि पेरेंटियल मेम्ब्रेन इस एग मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। जैसे कि ये अलग अलग एनिमल्स में इनका अलग अलग निर्माण होता है। अंड प्रजनक उपास्थि मछलियों के अंडों में एल्ब्यूमिन तथा संघीय अंड कवच हनी एग कैप्सूल तृतीय अंड झिल्ली कहलाती है। ठीक है। और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कहलाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं किसी मछलियों की, तो मछलियों के अंदर ये जो कहलाती है वो कहलाती है एल्ब्यूमेन तथा श्रृंगीय अंड कोशिकाएं या हॉर्नी एग कैप्सूल के नाम से जानी जाती है, जिनका जो निर्माण होता है वो कवच ग्रंथियां या सेल ग्लैंड्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। अगली जो अपन बात करते हैं, अगले टाइप जो होता है वो है एम्फीबियन। अंडों के बाहर एक जेली आवरण पाया जाता है, जेली कवर पाया जाता है, जो भी किसका रूप है, टर्सरी एग मेम्ब्रेन का ही रूप है, जो क्या करती है सभी एग्स को आपस में जोड़कर पानी में तैरने के लिए सर्वाइवल करवाती है। या जेली पाया जाता है जो अंडवाहिनी द्वारा स्रावित किया जाता है, वह ये जल में मोचित किए जाने वाले अंडों को किसी सहारे से चिपकने में मदद करता है। अगला जो है बैक्टीरिया व एविज के प्राणियों के अंडों में ही कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना हुआ होता है, जो इसको बाह्य वातावरणों से इसकी सुरक्षा करता है। अगला जो आता है फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है। अगला जो आपका है वो है फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन का, तो सबसे पहले अगर अपन एग मेम्ब्रेन की बात करते हैं और इसके फंक्शन की बात आती है, तो सबसे पहले जो इसका जो मेन वर्क जो होता है वो ये होता है कि ये बाह्य वातावरण से
एग को सुरक्षित रखता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो ये आता है कि ये एम्फीडियंस जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये झिल्लियां इन खुद को इनको स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकता है। ठीक है, तो ये झिल्लियां जो होती है एग के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण का बाह्य वातावरण से सुरक्षा करता है, साथ में ही इसके अंदर जो यौग प्रेजेंट होता है उसको धीरे धीरे ये उपलब्ध करवाता है। जो एवीज और रेप्टाइल्स के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो अतिरिक्त फूड के रूप में भ्रूण को उपलब्ध होता है। ठीक है, ये झिल्लियां अंडे को जल सतह पर तैरने के लिए सक्षम बनाती है। और एम्फीबियंस जो होते हैं जो एग के अंदर जो पानी के अंदर एग प्रोड्यूस करती है उसके अंदर जेली आवरण पाया जाता है, वो जेली आवरण इनके एग को पानी के अंदर तैरने के लिए अडेप्ट करवाता है। ये झिल्लियां अंडों में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। और जो इनके अंदर जो ये जो मेम्ब्रेन होती है, बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है, वो एग के अंदर जब फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म एंटर कर रहा होता है तो एक से अधिक स्पर्म को एंटर करने से रोकती है। इस प्रकार के इनके कार्य होते हैं। स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पाया जाने वाला जोना प्लिसूटा नामक आवरण एक से अधिक, अब अपन ने अभी इनका नाम देखा था जोना प्लिसूटा, जो थर्ड टाइप की जो मेम्ब्रेन थी अपने प्राइमरी मेम्ब्रेन में, तो ये क्या कर रही थी स्तनधारियों के अंदर पाई जा रही थी। और स्तनधारियों में ये जोना प्लिसूटा जो होती है वो क्या करती है, एक से जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है फेलोपियन ट्यूब में मेमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो जोना प्लिसूटा एक से अधिक एक्रोसोम को एक मेम्ब्रेन को अपघटित करने से रोकती है। सिर्फ एक ही एक्रोसोम से एक्टिव होकर वो उसको जाने का रास्ता देती है और बाकी के लिए एक कठोर आवरण का निर्माण कर देती है जिससे एक से अधिक मेम्ब्रेन उसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। अगला जो आता है वो ये आता है कि ये अंडे संगलन को रोकता है। ठीक है, और ये अंडे के अंदर संगलन जो फ्यूजन जो होता है उसको रोकता है। और एक्टिवेशन के बाद जब एक से अधिक स्पर्म इसमें चले जाते हैं तो उसके जो फ्यूजन जो होने की क्रिया होती है उसको भी ये रोकने का काम करती है। ठीक है, अब अगला है डिफरेंस कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये बात अपन जब oogenesis स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने आपको अच्छे से इसमें डिफरेंशिएशन करके बताया था। ठीक है, तो अपन अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे। हाँ, इसमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे इस सिमिलरिटीज की अपन बात करते हैं तो इनके अंदर जो सिमिलरिटीज जो होती है वो तीनों अवस्था है। ठीक है, तो इनकी अपना जो टॉपिक है अभी का वो है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ spermatogenesis and oogenesis। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है जैसे कि इन दोनों क्रियाओं के अंदर हैप्लॉइड सेल या गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है। दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था और दोनों क्रियाओं की बोध
अपन कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और यूगेमेटोजेनेसिस की प्रारंभिक या प्राइमरी फेज सेम होती है, जिसमें कौन कौन सी आती है? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ये तो इसमें सिमिलर है, ठीक है। अगला जो है सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। शुक्राणुजनन के अंदर अब स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, इन दोनों के अंदर ही जो प्रीमोडियल जर्म सेल है, वो माइटोसिस के द्वारा किसमें कन्वर्ट होती है? माइटोसिस के द्वारा कन्वर्ट होती है। ये तो होती है oogonia के अंदर, और ये होती है स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर या स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। ठीक है, तो इससे एक या अपन कह सकते हैं कि इनसे जो निर्माण होता है वो अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन कोशिकाओं का और अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो आगे चलकर ये तो स्पर्म का निर्माण करती है और ये ओवम का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से इनमें सिमिलरिटीज पाई जाती है। डिसिमिलरिटीज जो होती है उनकी अपन बात कर चुके हैं, जैसे कि इसके अंदर कितने 8 स्पर्म बनते हैं, सभी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि oogonia क्या करता है? इसकी oogonia से एक प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे कितने हो रहे थे? दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा। इसकी ग्रोथ फेज कम समय लगाती है, इसकी ग्रोथ फेज बहुत अधिक होती है। इसकी ग्रोथ फेज में ही माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसकी ग्रोथ फेज के बाद में मल्टीप्लिकेशन के अंदर या सॉरी अपन कह रहे थे मैच्योरेशन के अंदर इसमें माइटोसिस होता है। और इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहले माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, सेम ही इसमें भी मियोसिस होता है, जबकि और अगला जो समसूत्री विभाजन होता है वो दोनों में समान प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन के दौरान स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे अपन कह रहे हैं इसके अंदर समसूत्री विभाजन के दौरान स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो रहा है, जबकि इसके अंदर oocytes का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इनके स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है वो चार सेल से बनता है, जबकि इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल oocytes का निर्माण करती है। इस प्रकार जो भी इनमें डिफरेंशिएशन पाया जा रहा था वो अपन ने पूर्व क्लास में देख चुके हैं, पहले के क्लास में अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा हो, तो एक मैसेज के दौरान आप उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हो, जिससे मैं इसको वापस आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपना गैमेटोजेनेसिस आज कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 7 यानी कि पार्ट 7 के अंदर अपन ने 2 लेसन कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर लगभग 3 या 4 पार्ट एक लेसन के बने हैं। ठीक है, तो एक जो अपना गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis है, ठीक है, oogenesis अपना गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis या मैंने गैमेटोजेनेसिस लिख दिया गया oogenesis
ऑर्गेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस के पार्ट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि मेरे को एक टॉपिक याद है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। तो इसको अगर पहले तो मैंने समझाने की कोशिश की थी, बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको वापस में समझा दूंगा, लेकिन आपके कहने पे समझाऊंगा, ठीक है।